वंदे मातरम प्यारे साथियों। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको युक्ति पब्लिकेशन का पूरा सामान्य ज्ञान का सार मिलने वाला है। तो आज हमने इसमें क्या शामिल किया है, चलते हैं मैं आपको दिखा देता हूं और आपको बता दूं क्या क्या अपलोड हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले ही चैनल पे अपलोड है। देखिए 25,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें से 5 से 7 वीडियो पहले भी इसके बन चुके हैं। देखिए इसका भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन कालीन हो या आधुनिक कालीन, तीनों पढ़ चुका है। उसके बाद भारत का भूगोल भी पढ़ चुका है और संविधान का भी जो है पढ़ चुका है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ आज हमारा क्या है, और विज्ञान का भी सभी पढ़ चुका है। आज हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को शामिल किया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखेंगे इसको पूरा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में भारतीय राष्ट्रीय आय देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग देखेंगे, राजस्व देखेंगे, भारत में नियोजन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखेंगे, समितियां देखेंगे, विविध। ये 8 चैप्टर हम सब देखने वाले मात्र एक वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक देखना है, जरूर इसका आपको फायदा मिले। प्यारे साथियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये युक्ति पब्लिकेशन का जो है अर्थव्यवस्था है, इसमें सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके लिए क्या करना होगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा। चलते हैं, अब टॉपिक क्या रहेगा। फर्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में, मतलब एक नज़र में अर्थव्यवस्था। देखिए भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मीन्स क्या होता है, जहाँ पर जो है पब्लिक और प्राइवेट अर्थव्यवस्था दोनों साथ कार्य करती हैं, उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो उससे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें कहा भी गया है साफ साफ कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों साथ कार्य करते हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं और सरकारी कंपनियां भी साथ कार्य करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो ना तो निर्यात ना ही आयात, आयात निर्यात क्या हो, जीरो हो। नेक्स्ट, भारत में कुल अर्थव्यवस्था का लगभग कितना भाग कृषि में लगे हुए हैं, तो आप बताओ 52% लोग जो है लगभग कृषि में लगे हुए हैं। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। मतलब क्या है, 4 लोग जहां लगने चाहिए वहां 5 लोग लगे हैं, तो ये बताइए कि 5 लोग लगने से उसमें उत्पादकता बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है। मतलब क्या है, उनका भौतिक उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। लगता तो है कि वो काम में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पन्न वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, सॉरी आगे बढ़ गया थोड़ा मैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान अवस्थित है। नेक्स्ट आता है संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या है, तो बताओ अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। चलते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वित्तीय बाजार का एकीकरण जो कर देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अन्योदय निधि। आपने देखा होगा अन्योदय कार्ड भी बनता है, जिसमें क्या होता है गरीबों उनको जो है और सस्ते में राशन दिया जाता है, फिर कई प्रेफरेंसेस उनको दिए जाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या को न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो जम्मू कश्मीर में जो है गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम प्रतिशत लोगों की संख्या है। अत्यधिक कुपोषण का कारण क्या है, तो कारण इथोपिया किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण जो है इथोपिया के नाम से जाना जाता है। भारत का इथोपिया में भी जो है अधिक कुपोषण होता है। चलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन कौन करता है, तो बताओगे IBRD करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मानव सूचकांक HDI के अर्थशास्त्री किसकी देन है, तो पाकिस्तान के थे महबूब उल हक ने जो है ह्यूमन विकास सूचकांक इन्हीं की देन है, इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कराया था। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक में जो जारी होता है। चलते हैं, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। प्यारे साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक आज करें, इधर उधर चक्कर पकड़ बिल्कुल ना करें। शैक्षिक विकास सूचकांक 2011 के अनुसार उच्चतम
शिक्षा वाली देखिए, अभी 11 जनगणना ही हमारे पास उपलब्ध है, तो उसी केरल हो जाएगा पहले नंबर, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर क्या हो जाएगा यहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग यहाँ बताए केरल में। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, अभी बात हो चुकी, जहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या निर्यात आयात क्या हो, बंद हो। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है, तो बताओ कृषि के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। भारत में किस राज्य में गरीबों का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो बताओ उड़ीसा में सबसे अधिक क्या है, गरीब हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर जो है किया जाता है। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो होता है, आप बताओगे असमानता घटाने का कारण नहीं है। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। आप श्रम आधिक्य मतलब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और काम नहीं है, तो यहाँ श्रम करने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनको कार्य उतना उस रेशियो में नहीं मिल पा रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या है, श्रम आधिक्य है। चलते हैं नेक्स्ट बात, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आय में असमानता जो है इसका कारण हो जाएगा। हरित सूचकांक का संबंध किसने विकसित किया था, तो आप क्या बताओगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में विकसित किया गया था क्या, हरित सूचकांक। चलते हैं, हरित सूचकांक का मतलब क्या होता है, विकास करना लेकिन पर्यावरण को साथ लेके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही क्या कहलाता है, तो आप बताओगे हरित विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जो है निकाली गई थी। कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत कहा जाता है। कब आया था उदारीकरण हुआ, तो 1991 में। मानव सूचकांक किसने बनाया, तो यूएनडीपी में भी बात हो चुकी है, वही बात रिपीट हुई है। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना, 37.2% आकलित किया था तेंदुलकर समिति ने। किस अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर किया गया, तो उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर नियुक्त किया जाता है। चलते हैं, अब सेकंड चैप्टर आपके सामने आ गया, भारत में राष्ट्रीय आय की बात होने जा रही है। प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है, तो बताओ कृषि क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र का क्या हो जाता है, अंश बढ़ता जाता है। आज जो है तृतीय क्षेत्र का विकास जो 50% से अधिक योगदान होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। चलते हैं, देश में राष्ट्रीय आदर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय आदर्श न्यायादर्श, तो इसकी स्थापना जो है एनएसएस की स्थापना 1950 में हुआ था। चलते हैं, सीएसओ केंद्रीय संगठन सहयोग संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, आप क्या बताओगे, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आय क्या है, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद क्या कहलाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय सबसे पहले कौन अनुपादित करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो बताओगे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब कैसे याद करोगे, जहाँ कम लोग रहेंगे वहाँ पैसा ज़्यादा रहेगा। अब देखिए गोवा क्या है, तो बताओ बहुत छोटा राज्य है, तो अब कैसे करके याद कर सकते हैं, छोटा राज्य है तो छोटा परिवार जानते हैं, सुखी परिवार। भारत में चालू मूल्यों के प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो बताओगे बिहार है, सबसे कम आय वाला। अब देखिए ये पॉइंट है, 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय किसने आंका था, तो होता है दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय को सर्वप्रथम अभिसिंचित किया था, आंका था। तो बताओगे ड्रेन थ्योरी किसने दिया था, तो आप बताओगे गोविंद रानाडे ने जो है ड्रेन थ्योरी यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन प्रतिपादित किया था। यानी कि रुपये का अपवहन सीधा रुपया किस तरह यहाँ से निकल के जा रहा है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो आप क्या बताओगे दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता था, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी संगठन कौन सी है, तो वही बात हो गई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अब क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं। किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रयुक्त मापदंड कौन सा है, तो आप क्या बताओगे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे बेहतरीन साधन है कि आपको जान सको कि हाँ
देश कितना क्योंकि समृद्ध है, तो पर कैपिटा इनकम इसी को कहा जाता है। चलते हैं, किसी देश की समृद्धि के लिए उसका क्या है, प्रति व्यक्ति आय सबसे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, तो बताओ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी क्वेश्चन आपको फिर मिल रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है, पैर साथियों, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का विद्यमान होना क्या कहलाता है, तो निजी क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए 2001 और 2011 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी थी, तो आप बताओगे 5.4%। देखिए कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। 2001 में की आर्थिक विकास दर थी कितनी थी, तो आप क्या बताओगे 4.4% थी आर्थिक विकास दर। चलते हैं, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष हुई, तो आप क्या बताओगे 1996 से 97 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेशनल यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई, तो आप बताओगे 1996-97। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले अनुमान किसने लगाया था, प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान किसने लगाया, तो बताओगे दादा भाई नौरोजी। इसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। भारत में राष्ट्रीय आय के समको का आकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय के समको का आकलन CSO करता है, यानी केंद्रीय संगठन करता है। अभी बात हो चुकी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन करता है, राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन करता है, तब भी आप कहता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन देखिए, संगठन संस्थान सब चीज़ें जुड़ी है, तो आपको बी ही ऑप्शन लगाना है। आर्थिक विकास का बेहतर माप कौन करता है, तो आप बताओगे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे बेहतरीन कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, जो है राष्ट्रीय आय में भाग दे दिया जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन कौन सा है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। चलते हैं, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित, तो बताओगे मुद्रा के प्रचलन से संबंधित ग्रेसम का नियम। हवाला क्या है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है, तो हवाला कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो बताओ विमुद्रीकरण। आप जानते हैं 2016 में हुआ था, तो क्या कहलाता, तो बताओगे विमुद्रीकरण कहलाता है। चलते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतों का मूल्य बढ़ जाता है, उसे क्या मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति में आप देखो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं कि लोग उसको खरीद नहीं पाते। इसका मतलब क्या है, मूल्य वस्तु का मूल्य बढ़ गया है और आपके रुपए की मूल्य क्या है, घट गई है। मुद्रास्फीति से बाजार वस्तुएं क्या महंगी हो जाती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति लाभान्वित होता है, तो बताओ ऋणी जो होता है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। चलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व में अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति को क्या कहा है, परंतु यदि यह विफल हुई तो कौन सी उत्पन्न हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति। आपको बता दूं जिम्बाब्वे ने क्या किया, यही काम किया था, अधिक मुद्रा छाप दी कि लोगों के पास अधिक मुद्रा जाए, सामान खरीद सके। और क्या स्थिति हुई कि 1,000 2,000 रुपये में सब्जी खरीदा जा रहा था। जो सस्ती 10 रुपये वाली चीज़ें 10,000 में हो गई। सरकार परेशान हो गई कि मुद्रा छापना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए हमको ना। चलते हैं, वह वर्ग कौन सा जिसने मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, तो लेनदार को, और जो ऋणी होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसमें। चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब आया, तो 1806 में जो है पत्र मुद्रा का चलन आया था। चलते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर होता है। चलते हैं, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो बताओ थोक मूल्य के सूचकांक पर मापी जाती है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या होती है, शून्य हो। चलते हैं, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। देखिए मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके जो है नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब मुद्रा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए मार्केट में। चलते हैं, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया किसके द्वारा,
1993 से 94 केंद्रीय बजट में जो है पूर्ण परिवर्तन ही, मतलब कभी भी चाहे जितना जिस तरह चाहे परिवर्तन कर सकता है इसमें, रंग रूप हर चीज तरह में। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी किस या सराफा बाजार को क्या कहता है? गिल्ट एज बाजार, एंड बाजार कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? केंद्रीय बैंक है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो बताओगे भारतीय रिजर्व बैंक ही है सबसे बड़ा। किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बताओगे रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए द्वारा दिए जाते हैं, आरबीआई द्वारा जो है बैंक शाखा खोलने के लिए जो है लाइसेंस दिया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओगे मुंबई में स्थित है। भारत में करेंसी नोट कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपये का सिक्का कौन छापता? तो 1 रुपये का सिक्का नोट आप बताओगे वित्त मंत्रालय। उस पर साइन किसका? तो वित्त सचिव का। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून वर्ष से होता है। देखिए जुलाई से जून आपको याद रखना है प्यारे साथियों। लेखा वर्ष कौन सा है? तो जुलाई से जून। रिजर्व बैंक ने के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने स्वर्ण कोष होना चाहिए? तो 115 रुपये करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते? तो गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के। केवल 1 रुपये पर जो है आपको बता दूं वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। प्रेस नोट कहाँ पर छापे स्थित है? तो बताओगे देवास में स्थित है। 20 रुपये जो उसके उच्च मूल्य के नोटों की छपाई किस प्रेस में किया जाता है? तो करेंसी प्रेस नोट देवास में 20 रुपये से ऊपर के नोट छापे जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक का हो तो आप बताओगे भारतीय स्टेट बैंक जो है सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्या है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्या है। सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं यहाँ पर? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं जो भारत में सर्वाधिक विदेशी बैंकों। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा देश में पहला तैरता एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोच्चि में पहला तैरता हुआ स्टेट एटीएम स्थापित किया गया। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड एक क्या है? तो बताओ नाबार्ड एक बैंक है, ग्रामीण बैंक कह सकते हो, ग्रामीण बैंकों का देखभाल करने वाला है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए हुई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के समय हुई थी। चलते हैं। भारत में नई निजी बैंकों का स्थापना कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी के लिए आवश्यक है? तो 200 करोड़ के लिए आवश्यक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1964 में हुई थी। भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो बताओ यूटीआई है। चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओगे 1936 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन करता है? तो बताओ सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब? 1988 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संवैधानिक दर्जा का प्राप्त हो तो बताओगे 30 अप्रैल 1992 को संवैधानिक दर्जा। शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो बताओगे सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो बताओगे 24 स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत में है टोटल। चलते हैं। पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो बताओ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। देखिए पुराना और सबसे पहला बताओगे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? 1875 ईस्वी में हुआ था। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर? तो बताओ दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। कौन सा बैंक भारतीय में 1 करोड़ रुपए के बाजार के पूंजी तक पहुंचने वाला बैंक पहला बैंक होता है? तो आप बताओ एसबीआई बन गया है। चलते हैं। पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक कौन सा? तो बताओगे एसबीआई ही है। चलते हैं। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो बताओगे रिजर्व बैंक के पास है कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार। क्वेश्चन है भारतीय
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है? सरकारी बॉन्डों का जो है क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? खुला बाजार कहलाता है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर क्या हो, कम हो, उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में जो है करना, अमेरिकी डॉलर पाउंड स्टर्लिंग के रूप में जो है करना होता है। यदि धन बहुत अधिक है तो और माल और वस्तु की कमी है तो क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति कहलाएगा। मतलब यदि धन बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम स्थिति में हो तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। बैंक की दर परिवर्तन प्रभावित कौन सा है? तो बताओ कि ब्याज की बाजार दर जो है, चलते हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को जो है ऋण भरते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक क्या है? वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक को क्या करते हैं? ऋण भरते हैं। उसे क्या बैंक ब्याज दर कहा जाता है। जिसे विदेशी मुद्रा को शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। गर्म मतलब तुरंत इधर से उधर पता चला पैसा जो है, गर्म मुद्रा कहते हैं। हॉट मुद्रा किसे कहते हैं? शीघ्र देशांतरण, मतलब सदी इस देश से उस देश में मुद्रा चली जाए उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। वित्तीय व्यापार को नरसिंघम समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय अधिकरण ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सरकार का अर्थोपाय ऋण वह आप मीन एडवांस लेती है तो आरबीआई जो है लेती है अधोपाय ऋण। चलते हैं। वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारण माना जाता है किससे? मुद्रा और क्रय शक्ति को जो है माना जाता है। वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारण कौन? तो मुद्रा और क्रय शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली के रूप में स्थापित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक कह सकते हैं। चलते हैं। सहभागिता नोट किससे संबंधित होता है? विदेशी संस्थान के निवेश से संबंधित है। चलते हैं। एमसीएक्स क्या है? तो बताओ स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। एमसीएक्स को जो है एक्स लगा रहे तो आप एक्सचेंज मुंह बंद करके, आंख बंद करके लगा सकते हैं। स्वतंत्र भारत का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सबसे पहले घटित थी? तो बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट का अधिनियम जो है सबसे पहले घटित हुआ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का है क्वेश्चन है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब स्थापित करा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जो है किसान क्लब को स्थापित किया था। चलते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ? तो 1949 में हुआ था। नई मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो अब तो 1999 में नई मुद्रा प्रारंभ की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें से ये पेज छोटा था। सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक नहीं, ये हो चुका। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? तो बताओ राष्ट्रीयकृत बैंक, ये हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात किस अनुपात में कमी की जाती है? उसका सृजन का प्रभाव क्या होगा? तो सृजन का प्रभाव क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा। कहते रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष के अनुपात में कमी की जाए तो साख सृजन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। साख यानी मुद्रा की उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अनुपात में कमी की जाती है। चलते हैं। 1 रुपए के नोट का हस्ताक्षर किसके द्वारा? तो बताओ वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा होता है। मुद्रा की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटाना नहीं है। यह सत्य असत्य? तो यह असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब? 1975 में हुई थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो बताओ तो 1982 में। कब क्या हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट जारी करता है तो नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है। किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा के मूल्य
और कीमत के स्तर के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो बताओ प्रतिलोम होता है। यानी मुद्रा मूल्य की कीमत के बीच क्या होता है? तो बताओ कि संबंध क्या होता है? प्रतिलोम संबंध, अंतर उल्टा संबंध होता है। चलते हैं। स्टैगफ्लेशन कभी किससे संबंधित? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो तब क्या कहलाता है? यानी कि उस समय प्रोडक्शन भी बहुत कम हो और मुद्रास्फीति साथ में। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा जो है सिक्के किसके द्वारा अधिकृत है? तो आप बताओगे वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलकाता में है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया था? तो बताओ आरबीआई के द्वारा मुद्रा और साख का नियंत्रण किया। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता? तो रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। चलते हैं। साख पर नियंत्रण भी कहेगा तो आरबीआई ही बताना है आपको। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो बताओगे आरबीआई के द्वारा। प्यारे साथियों, जो है मुद्रा की को नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी? आप बताओगे नाबार्ड जो है। क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है या मुद्रा की नीति कौन बनाता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति बनाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तभी आप बताएंगे आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली संस्था क्या है? तो बताओ नाबार्ड है। चलते हैं। दासमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो बताओगे आप कब? 1957 में जो है दशमिक जो है मुद्रा प्रणाली जो है शुरुआत की गई थी। ग्रामीण बैंकों का कार्यकारी समूह की सिफारिशें किसके फलस्वरूप की गई? तो बताओ 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित हुए। तो 1975 में जो है 5 ग्रामीण बैंक जो है स्थापित किए गए थे। चलते हैं। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू जमाओं का स्वीकार किया जा सकता है? तो 10 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को आयोजित अब क्या किया? तो बताओ 10 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए जो है पैसा नहीं बैंक जमा कर सकते हैं। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? तो बताओ कि आरबीआई द्वारा जो है ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों का लेनदार के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा घटक है? तो बताओ सावधि जमा। सावध मीन्स होता है फिक्स डिपॉजिट को सावध जमा ही कहा जाता है। चलते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालिक प्रतिभूति जो होता है थोड़े समय के लिए जो जारी किया जाता है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक का अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। सीआरआर जब उसमें वृद्धि करता है इसका मतलब क्या है? बैंकों के पास अब मुद्रा कम होगी, वो अब क्या कम ब्याज देंगे। क्रेडिट कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी को जो है क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से? प्लास्टिक, जिसे आप एटीएम कार्ड देते हो वही प्लास्टिक मनी है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के ऋण का वितरण किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक क्या होता है? ऋण देते हैं। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसा तो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की दर उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति भी हो बेरोजगारी भी हो तो दोनों साथ को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व को क्या कहते हैं? नकदी रिजर्व कहा जाता है। मुद्रास्फीति की दर माप किस आधार पर किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित किया जाता है तो आप बताओगे मुद्रास्फीति के साथ युग्मित किया जाता है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों।
भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता क्या होती है, आप बताएंगे, बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपए की करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वित्तीय वर्ष पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत कितना होना चाहिए। पीपीएफ में 1 लाख रुपए होना चाहिए अधिकतम। एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए ही जो है जमा हो सकते हैं पीपीएफ में। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक की उनके द्वारा जारी करने की तारीख से कितने महीने तक जो है वैध रहता है। 3 महीने ही चेक की अवधि होती है। टीजर ऋण क्या है, तो बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर वाली, मतलब अस्थिर मतलब ब्याज दर कभी भी घटता बढ़ता रहता है, उसे टीजर ऋण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक 100 रुपए की एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। नोट प्रतिबद्ध करना चाहिए, वापस नहीं लौटाना चाहिए, मतलब नोट को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए था। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है, तो कंपनी की देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। कंपनी की ऐसे देय राशि है जो उसका भुगतान जो है उसका दोबारा नहीं, उसे अशुद्ध ऋण कहा जाता है। दिया है लेकिन दोबारा तो उसको वापस नहीं होगा, उसे अशुद्ध ऋण कहा जाता है। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधाएं कर रखी है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है के तहत जो है किसान को ऋण दिया जाता है। खुदरा बैंक के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाएगा, तो मूलभूत सुविधा ऋण जो है खुदरा बैंक ऋण नहीं माना जाता, बैंकिंग ऋण नहीं माना जाता है। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपए में क्या है। न्यूनतम सीमा आप बताओगे 2 लाख और अधिकतम सीमा है कोई भी नहीं है आरटीजीएस में। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। रेपो रेट का सही अर्थ क्या है, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार जब लिया जाता है, बैंकों द्वारा जब आरबीआई से रुपए उधार लेते हैं तो रेपो रेट लगता है। और जो रिवर्स RRR कहते हैं, ट्रिपल आर किसे कहते हैं, जब आप बताओ रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, जब आरबीआई क्या है बैंकों से जो उधार लेती है उसे तो उस पर कौन लगता है, RRR लगता है, रिवर्स रेपो रेट लगता है। चलते हैं, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का कार्य करती है वो क्या कहलाती है, SLR कहलाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहलाता है, इसे कह सकते हो साफ साफ। चलते हैं, चेक एवं मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित एवं चुंबकीय सामग्री से बनी है, विशेष प्रकार की स्याही मुद्रित है। 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है, तो MICR कोड कहलाता है। MICR कोड हर बैंक के चेक में MICR कोड होता है, आप देख लीजिएगा, ऊपर एक लाइनिंग होती है उसी को। चलते हैं, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज एवं धन अंतरण सिस्टम क्या है, तो बताओगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या है, निश्चित आस्ति मतलब जितना लिखा होता है उतना पैसा आपको, अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहता है, बॉन्ड कहा जाता है। लिखित बॉन्ड जब आप लेंगे इतने का बॉन्ड है, इतना आपको उस समय जब आप लौटाएंगे इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओवरड्राफ्ट खाते में बैंक ग्राहक का क्या होता है, तो बैंक ग्राहक का लेनदार होता है। ओवरड्राफ्ट खाते से ग्राहक बैंक का क्या होता है, तो बताओ कि लेनदार होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं, अब लेनदार मतलब होता है जिसका आप उधार लिए होते हैं वो व्यक्ति आपका, तो आप बैंक से उधार लिए होते हैं तो लेनदार होता है। बैंक दर वह दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं, वह क्या बैंक दर कहलाता है। चलते हैं, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान की पसंदीदा तरीका क्यों है, क्योंकि ग्राहक कभी भी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड जो है बहुत लोकप्रिय है। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं, खरीद लीजिए, जब चाहे जब इसको वापस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार देता है, तो
चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का रोकने का अधिकार जो होता है बैंक पार चेक का हरित करने, बैंक पार चेक के पास वही अधिकार कौन सा होता है? भुगतान से पहले चाहे तो उसको रोक सकता है। धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तो धन शोधन कहलाता है। यानी काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? धन शोधन कहलाता है। चलते हैं, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई का उपाय क्या है? तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट है। क्या करती है? मुद्रास्फीति रोकने, मुद्रा का नियमन कर लेती है, मुद्रा को रोक देती है। ये रेपो रेट लगा देगी तो क्या होगा? उनके पास पैसा जो है उनके पास कम हो जाता है। विलासिता वाली वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। विलासिता वाली वस्तु, विलासिता मतलब लग्जरी वस्तु जिसे कहा जाता है, उस पर टिकाऊ उपभोक्ता ऋण कहा जाता है। इसमें चलते हैं, आर्थिक विकास युग्मित होते हैं तो आप बताओगे किसके साथ? तो आप बताओगे स्फीति के साथ या मुद्रा स्फीति कह सकते हैं के साथ। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार में क्या होती है? तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपए की करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? तब भी आप बताओगे आरबीआई के ही होते हैं। बात करते हैं, पीपीएफ खाते में अधिकतम कितने? तो 1 लाख रुपए होते हैं। देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो चुका है। चलते हैं आगे, देखते हैं, ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। क्वेश्चन है, कृषि और समृद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण किस वर्ग में वर्गीकृत है? तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण में गिने जाते हैं। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्ध कराता है? उसे सिबिल कहा जाता है। सिबिल, ऋण पृष्ठभूमि कौन रखता है? तो बताओ सिबिल रखता है। कौन सा संगठन रखता है? तो सिबिल बताएंगे। यथा वित्तीय विश्व के प्रयुक्त पद एफडीआई में एफ का क्या मतलब होता है? फॉरेन होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है पूरा। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो आप क्या बताओगे? 1982 में जो है राष्ट्रीय विकास नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1982 में। फुल फॉर्म क्या? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी की स्थापना आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सिडबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, इसका सिडबी का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो फुल फॉर्म इसका क्या होगा? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से मैं कह रहा हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रियस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो इसका उत्तर लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना है, रुपए प्रदान करना कह सकते हैं। 10वीं मुद्रा प्रणाली कब शुरुआत की गई थी? तो बताओगे 1957 में प्रदान की गई थी। अब बात देखिए, कोर्ट वाले को क्वेश्चन आ रहे, इसमें सभी आपको दिखा देते हैं। सभी व्यापारी मूल बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट, मूल बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकता में अधिक कटौती करनी पड़ती है। तो इसमें से पहला क्या है? आर, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? पहला है मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक पर ज्ञात किया जाता है मुद्रास्फीति का आकलन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? तब भी बताएंगे, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा जो है भत्ते का निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी बैंकों की देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है? तो सावधि जमाएं हैं। सावधि मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। चलते, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आप बताओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी बात सबकी हो चुकी है।
किस बैंक में चीन में अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं चीन में सर्वाधिक होता है। चलते हैं। शब्द बियर बुल किससे संबंधित है? बियर बुल आप बताएंगे, शेयर बाजार से बियर बुल संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रेड इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध होता है शेयर बाजार से होता है। अब बता दें इसकी डिस्क्रिप्शन। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी व कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें अनुचित लाभ इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। कर्मचारी हुआ कोई अन्य व्यक्ति जो आंतरिक सूचनाओं को प्राप्त करके अनुचित लाभ कमाते हैं उसे क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। गिल्ट एज बाजार क्या है? तो अभी गिल्ट एज बाजार क्या है? शराब बाजार है, सरकारी प्रतिभूतियों बाजार है, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातुओं बाजार। तो सराफा बाजार यानी सोना चांदी से संबंधित है। चलते हैं गिल्ट एज। इसमें गिल्ट एज बाजार पूछ रहा है। अच्छा नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? गिल्ट एज बाजार का मतलब क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार क्या कहलाता है? गिल्ट एज बाजार कहलाता है। नहीं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? आप क्या बताओगे? तो बैंकिंग रचना सुधारों से संबंधित क्या है? नरसिंहम समिति। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उनके लिए प्रयोग किया करते हैं सब। चलते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर को आरंभ हाल ही में किया? तो संगम को जो है किससे संबंधित होता होगा? पेंशन से संबंधित है। किसने बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं उसे बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप बताओगे 1969 में। किसने किया था? तो बताओ इंदिरा गांधी ने किया था। चलते हैं। काली मुद्रा का क्या अर्थ है? काली मुद्रा अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया है उसे कहा जाता है काली मुद्रा। चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? तो इसका मतलब सिक्योरिटी में व्यापार करना क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। क्वेश्चन भारतीय पूंजी बाजार घोटालों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी? तो सेबी को सौंपी घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। इरडा किसका नियमन करती है? इरडा किसका नियमन करती है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीमा कंपनियों का जो है इरडा जो है नियमन करती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? ब्याज दर, बैंकिंग दर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ साथ मिल जा रहे हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो बात हो चुकी है वित्त मंत्रालय के सचिव का जो होता है हस्ताक्षर होता है। संबंधित नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? तो बताओ न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर जो है नोटों का जो है छापा जाता है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपयों का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य जो है कम हो रहा है, इसका मतलब है। दर जिस पर देशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है और उसके विपरीत उसे क्या कहा जाता है? उसे विनिमय दर कहा जाता है। बैंकिंग लोकपाल क्या है? ग्राहकों के शिकायतों के प्रावधान के लिए जो बैंकिंग लोकपाल का नियुक्ति किया जाता है। बने रहिए प्यारे साथियों, बहुत जल्दी इस सेशन को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। कौन हिसाब रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक जो है इसका हिसाब किताब रखता है। चलते हैं। अपनी विदेश यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक शाखा पर जा सकते हैं आप। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है या किसके द्वारा जो है उसको कंट्रोल किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। आर्थिक नीति शक्ति को मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है? तो बताओगे भारतीय रिजर्व बैंक। बचत खाते
किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों के द्वारा बचत खाते खोले जाते हैं। और कौन खोलता है? तो बताओगे बैंक खोलता है। चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की अवधि कितने माह तक होती है? तो बताओगे 3 माह तक होती है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो क्रेडिट कार्ड में जो है उच्च ऋण जोखिम होता है। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है मिली लैंड कार्ड्स है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है तो बताओ दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक की प्रतिभूतियाँ होती हैं 30 प्रतिभूति होती हैं, इसके अंतर्गत 30 प्रतिभूतियों रखा गया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्रसारित का स्तर कितना है? तो बताओ 26% है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा? तो बताओ मुंबई सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इनसाइड ट्रेडिंग किससे? तो शेयर बाजार से संबंधित है। बैंक के अंदर ही जो लोग होते हैं वहाँ का सूचना लीक करके जो है ट्रेडिंग करते हैं अपने फायदे के लिए, वो इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन सा? तो चेक क्या है? वैकल्पिक धन का उदाहरण है। आरक्षित निधि अनुपात यानी CRR सांविधिक चल निधि क्या है? तो SLR। इन पदों को अत्यधिक करीबी संबंध किससे? तो बैंकिंग उद्योगों से है। SRR और CRR किससे संबंधित? तो बताओगे बैंकिंग से है। वर्तमान में मुद्रा प्रणाली प्रबंधन करता कौन है? तो बताओगे भारतीय रिजर्व बैंक है। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में इंदिरा गांधी ने किया था। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेष छात्रों की सहायता के लिए किया था? शिक्षा ऋण जो है विशेषता छात्रों के लिए दिया जाता है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित? तो नरसिंहन समिति जो है संबंधित है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रख रखाव किया जाता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकथन का सबसे अधिक प्रचलित माप क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक है। चलते हैं। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है, अधिकृत डीलर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राजस्व के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्व चौथा चैप्टर आ गया। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? हर बार कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट की तकनीकी किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है शून्य आधारित बजट पेश करने की नीति। शून्य आधारित बजट किस वर्ष आया था भारत में? तो 1987-88 में जो है अपनाया गया था। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट का व्यय सबसे बड़ा मत कौन सा? तो ब्याज जो है अदायगी सबसे ज़्यादा भारत करता है, जितना भी कमाई होती है उससे। मूल वर्धित कर यानी मोड वोट का संबंध किससे है? तो उत्पादन शुल्क से। राजकोषीय घाटा से बताएंगे। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार रेट तथा दायित्व क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। गैर योजनागत खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा? तो ब्याज भुगतान जो है गैर योजनागत खर्च का सबसे बड़ा जो है योगदान है। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? तो बताओगे फरवरी में पेश किया जाता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा नहीं पारित होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र पेश करता है। यदि बजट न पास हो तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र तक देना पड़ सकता है। संघीय बजट का अधिकतम आय प्राप्त होती है किसके द्वारा? एक्साइज ड्यूटी के द्वारा प्राप्त होती है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक घाटे के बराबर होता है। चलते प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। भारत जैसा अविकसित देश जो कि गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने के कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा जिसकी प्राप्ति उपाय करने होंगे तो किसकी? कर आय की जो है उपाय करना होगा। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते की में आय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्रीय आयोजन जो है चालू खाते में सबसे बड़ा जो है मद है। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे कि किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत सरकार के बजट के आंकड़े का कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो बजटीय घाटा कहलाता है। कुल आय और कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? घाटा या बजटीय घाटा कह सकते हो। देखिए बजट 2012 के अनुसार भारत के सुपर वरिष्ठ नागरिक का कौन है? तो व्यक्ति जिनने 80 वर्ष से अधिक उम्र पार कर लिया उसे सुपर वरिष्ठ कहा जाता है।
भारत में कृषि आय का कर लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा कृषि आय कर लगाया जाता है। किस क्षेत्र में सबसे अधिक भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक जो है सरकार को भुगतान करता है। कराधान का उपकरण कौन सा? तो राजकोषीय नीति के कराधान का सबसे अच्छा उपाय है। चलते हैं, भारत सरकार की व्यय किस इमदाद यानी सब्सिडी, इमदाद या सब्सिडी का कारण क्या है? अधिकतम किस पे देता है? तेल पे सबसे अधिक सब्सिडी देता है। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा सबसे अधिक संचालित किया जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं प्यारे साथियों। बहुत जल्दी वीडियो जो है खत्म होने वाला, तो वीडियो में बने रहे प्यारे साथियों। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सी राजस्व की को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? तो बताओ, सीमा शुल्क नहीं वितरित किया जाता है। 2001-2002 में बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है, तो आप क्या बताओगे? ऊर्जा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के लिए, परिवहन क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2001 और 2001 बजट में सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया था। चलते हैं, 2011 बजट के अधिकतम धन प्रावधान किया गया था किसके लिए? तो ऊर्जा के लिए सबसे अधिक बजट दिया गया था। चलते हैं, कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? तो बताएं, मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है। केंद्रीय बजट राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है, तो ब्याज की अदायगी जो है सबसे बड़ी मद है, यानी कि भारत सरकार जो कुल खर्चा का उसमें ब्याज सबसे अधिक, जो विदेशों से कर्जे लिए उस पर सबसे अधिक ब्याज में खर्च करता है। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है? प्रतिरक्षा व्यय है, परिधान व्यय है, ब्याज भुगतान है, सामाजिक सेवाओं पर व्यय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ब्याज भुगतान जो है चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है। देखिए वही बात हुआ अभी। भारत में नियोजन की बात अब होने जा रही है। भारत में योजना के संबंधित सबसे पहला विचार जो है किसने? एम विश्वेश्वरैया को जाता है। चलते हैं, योजना का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं आय और संपत्ति की असमानताओं को घटाना और निर्धनता का उन्मूलन करना क्या था? भारतीय योजना निर्माण की पद्धति का मुख्य भाग था। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार किया गया था? बताओ, 1950 ईस्वी में किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती? तो आप बताओ, योजना आयोग की होती है। पंचवर्षीय योजनाओं के ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो बताओगे, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलते हैं, पंचवर्षीय योजना को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन अब जो है इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत कार्य करती हैं योजनाएं? तो बताओगे, नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करती हैं। आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची, जो है समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन का विषय रखा गया। भारतीय में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। चलते हैं, भारत सरकार ने पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना कब खोला? तो 1944 में खोला था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रमुखता दी गई थी कृषि और द्वितीय को किसका? उद्योगों पर जोर दिया गया था। चलते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं कब? 2012, अंतिम पंचवर्षीय योजना कह सकते थे यही, 2012 से 2017 तक। चलते हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना की? तो द्वितीय में जो है औद्योगिकरण योजना लाई गई थी। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। चलते हैं, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण का रणनीति किस योजना का अंग है? तो बताओ, द्वितीय का अंग है। भारत में योजना के आरंभ से ही किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो बताओ, 6 वर्ष है। योजना आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना की अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 5 है, लेकिन 6 वर्षों तक इसका जो है एरिया हो सकता है। योजना अवकाश कब से? तो 1966 के पश्चात जो योजना अवकाश आया था 69 तक चला था। भारत में भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय? तो द्वितीय के तहत किया गया था। पंचवर्षीय योजना का इतिहास भारत में सर्वाधिक असफल योजना किसे? तृतीय योजना के तहत, जो तृतीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्म पोषित विकास करना था। इसके साथ भारत में पंचवर्षीय योजना की अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था। तो मतलब तीसरी परियोजना में जो है विकास से हटा के प्रतिरक्षा की ओर बल दिया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी क्या थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने कृषि नीति
बनाई जिसे हरित क्रांति कहा गया, तो चतुर्थ योजना में जो है बनाया था। चलते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को क्या कहा था, तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया, तो बताओ कि 5वीं में दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा जो है की गई थी। क्वेश्चन है, भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप बताओगे प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव पूछा जाएगा, तो योजना आयोग का सचिव क्या होता है, इसका पदेन सचिव होता है। योजना आयोग एक क्या है, तो बताओ संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक जो है निकाय है, संसदीय द्वारा निर्मित एक निकाय है। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है, अभी बता दूं आपको। चलते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी, तो सदस्य की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार होती है। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था, तो गुलजारी नंदा थे। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन था, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा दिया जाता है, जो उस उपाध्यक्ष को। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। पंचवर्षीय आर्थिक आयोजन का अनिवार्य लक्षण क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है आर्थिक आयोजन का अनिवार्य लक्षण। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया महत्वपूर्ण रोजगार कौन सा, तो JRI जवाहर रोजगार योजना इसका फुल फॉर्म है, कह सकते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, वो 1992 से 97। चलते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत योजना का सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाया गया था, तो बताओ कि पूर्व सोवियत संघ में जो है इसको सबसे पहले अपनाया गया था। आर्थिक विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ, तो बताओगे पूर्व यानी कि रूस कह सकते हो उसे साफ साफ। चलते हैं, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 280 में है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 1992 में किया गया था। चलते हैं, पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आर्थिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किसमें की, मतलब आर्थिक संरचनाओं के बारे में सबसे अधिक बात किसमें की गई, तो बताओगे 10वीं योजना में किया गया था। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताओगे YB रेड्डी हैं। जबकि 15वें के कौन है, तो बताओगे NK सिन्हा जो है 15वें के हैं। इस समय जो है 15वीं वित्त आयोग चल रही है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन है, तो बताओगे वित्त आयोग है। चलते हैं, वित्त आयोग क्या है, तो मौद्रिक नीति तैयार करता है वित्त आयोग। चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी की चुनी गई थी, तो बताओ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हो, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है, सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब आई, तो जनता सरकार के समय आई रोलिंग प्लान की योजना का उसका 1966 से 69 तक माना जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना, पूरी तरह से मतलब समाविष्ट सबको समाहित करके आर्थिक विकास करना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1975 में। चलते हैं, क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। 13वीं वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी का केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत भाग होगा, तो बताओगे 32% होगा। केंद्रीय करों में जो है राज्यों का अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में 32% होगा न्यूनतम, इससे ज़्यादा भी सरकार दे सकती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी है, तो बताओगे 7,98,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, ग्राम विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विकास परियोजनाओं का निर्माण से करना,
केंद्र और वित्तीय संबंध, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है, आप बताओगे, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1992 में हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन जो आपको मिल चुके हैं उसी का MCQ भी मिल रहा है आपको। भारत योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो योजना आयोग का स्थापना एक सलाहकारी संस्था के रूप में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट है, भारत सरकार योजना आयोग के 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर कितना चुना गया, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 5.5 चुना गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्न अवधियों में से कौन सा भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, 2005 से 10, 6 से 11 या 7 से 12, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 7 से 12 हो जाएगा। और 12 से जो है 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी आवंटित की गई थी, तो बताओ किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो आप बताओगे 1975 में प्रारंभ किया गया था। चलते हैं, भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर को जो निर्धारित की गई थी, कितना निर्धारित की गई थी, तो इसका तो 6.5 निर्धारित की गई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर, देखो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 के दौरान दिया गया था। चलते हैं, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर किस समय आई, तो 10वीं योजना के अंतर्गत आई थी। चलते हैं, प्राप्त की गई थी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं, पूरा लिस्ट देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का देख लीजिए आप पूरा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके आप देख लीजिएगा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में कितनी वृद्धि हुई, सब कुछ इसमें जानने वाले हैं, तो आप इसमें क्वालिटी थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लीजिए, चाहे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में कितना लक्ष्य रखा गया, तो 2.1% लक्ष्य रखा गया, तो प्राप्त कितना हुआ, 3.6% औसत प्राप्त हुआ, वास्तविक औसत प्राप्त हुआ, मतलब कितनी वृद्धि हो गई। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया, तो कृषि पर। इसका मॉडल कोई याद करना जरूरी नहीं है, और इसमें मॉडल निर्धारित भी नहीं किया गया था। सेकंड है, तो अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, कब आई, तो 1956 से 1961, और 4.5 इसका लक्ष्य रखा गया था, 4.21 जो है प्राप्त हुआ था, और भारी उद्योग और खनिज में प्राथमिकता दी गई थी। और मॉडल कौन था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। चलते, थर्ड किस पर आधारित था, PC महानुनिवेश पर आधारित था। और फोर्थ आप जानती, देखिए ये सब आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर कौन चीज़ आधारित है। वीडियो रोक के मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चैप्टर है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या था, तो निरपेक्ष लाभ एवं तुलनात्मक लाभ दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, तो WTO है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। मुक्त व्यापार से तात्पर्य है आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है, तो अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें क्या करता है, आयात और उच्च शुल्क लगाने की शक्ति देता है। चलते हैं, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी, 1996 में की गई थी। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का कितना परसेंट है, बताओ 2% है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है, तो बताओ रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पक्ष करार संचालित किसके द्वारा होता है, तो WTO के द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य
के रत्न एवं आभूषणों को निर्यात किस देश को होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है हमारे यहाँ से। चलते हैं। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। यूरोपीय देशों सबसे अधिक जो हम निर्यात करते हैं। चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को करते हैं? तो हम इंग्लैंड को करते हैं। हाल ही में वर्षों में भारत में आयात का सबसे बड़े मत क्या है? पूंजीगत वस्तु एवं पेट्रोलियम उत्पाद को हम आयात सबसे अधिक करते हैं। किस वर्ग के देशों से साथ हमारा सर्वाधिक आयात पर आयात होता है? ओपेक देशों से। ओपेक देश क्या है? जो पेट्रोलियम वाले देश हैं, उनसे सबसे ज़्यादा आयात होता है हमारा। भारत द्वारा अन्य देशों को साथ दोहरा कर परिहार समझौता DDTA किसको बढ़ाने के लिए हुआ था? द्विपक्षीय व्यापार को। चलते हैं। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो बताओ दाहेज में स्थापित किया। दाहेज कहाँ था? बताओ गुजरात में। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से आता है। ओपेक मतलब पेट्रोलियम वाली कंट्री। भारत का सबसे अधिक विदेशी विनिमय किस पदार्थ के आयात पर की व्यय करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। चलते हैं। सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम पदार्थ का ही होता है। भारतीय निर्यात का तीव्र प्रसार की सहयोग देने वाला मुख्य कारक कौन सा? तो निर्यात का विविधीकरण है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं बंबई और दिल्ली में बेची जाती है तो प्रादेशिक व्यापार या इंटरपोर्ट इसी को कहा जाता है। चलते हैं। किसके निर्यात पर भारत का निर्यात आय से सर्वाधिक योगदान है? तो आप बताएंगे कृषि उत्पादों से, रत्न आभूषणों से, मशीनरी से, कपड़ा या सिले हुए वस्त्रों से। रत्न और आभूषण से, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी बात हो भी चुकी है। भारत में निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा किसका है? तो निर्यात किसका करता है? तो बताओगे सी, हीरे जवाहरात या आभूषणों का करता है। चलते हैं। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी पिछड़े क्षेत्रों विकास के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योग संवर्धन के लिए या सूचना तकनीक संवर्धन के लिए। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सेज नीति की घोषणा आप बताएंगे अप्रैल सन 2000 में किया गया था। चलते हैं। आयात निर्यात बैंक का गठन भारत में कब किया गया था? यानी एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं 1982 में किया गया था। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर कहा जाता है। उनके समूह के साथ, किसी देश के समूह के साथ व्यापार करना ट्रेड वेंचर कहलाता है। बहुत जल्द ही टॉपिक खत्म होने वाला है, प्यारे साथियों बने रहें आप। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ नई दिल्ली में स्थित है। निजी क्षेत्र के देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग यानी EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बताओ सूरत में। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोसेसिंग कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। कौन संगठन विदेश व्यापार संवर्धन करता है? तो ECGC करता है। चलते हैं। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा आय प्राप्त होती है? बताए चाय से। विश्व व्यापार संगठन है WTO किसका अंग है? तो गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। चलते हैं। गेट से तात्पर्य क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म। तो भुगतान संतुलन निहित है किसमें? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों संबंधित है। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुई? तो फेमा आप बताओगे 2003 में आया था। फेरा क्या है? फेरा का स्थान किसने? तो बताओ फेमा ले लिया था। विदेशी विनिमय प्रबंधन से संबंधी है, क्या बताओगे? फेमा। चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आपूर्ति भारत के अधिकार कौन देता? तो बताओ अभ्रक। सबसे अधिक भारत में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस की आपूर्ति की जाती है? तो बताओगे अभ्रक केवल भारत में ही सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, दो देशों के बीच विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यापार मतलब होता है वस्तुओं का विनिमय कहलाता है। चलते हैं। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो कृषि के विपणन से है। मीरा सेठ किसका संबंध किससे? हथकरघे से के विकास से है। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूति और सौदों की जांच के लिए किया गया था जानकी रामन समिति का। नायक समिति का संबंध किससे? लघु उद्योगों से है।
जबकि रेखा समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली की बनाने से है। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव को केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? तो चीनी घोटाला से है। सुंदर राजा समिति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से है। सरकारी आयोग का संबंध किससे? तो केंद्र तथा राज्य के संबंध से। भूलिंगम समिति का संबंध किससे? तो बताओ बैट से है। उर्जित पटेल का संबंध किससे? तो बताओगे मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क समीक्षा से है। चरैया समिति का संबंध किससे? तो प्रत्यक्ष कर से है। देखिए केलकर समिति का संबंध किससे? तो करों से है। भंडारी समिति का किससे संबंध है? तो बताओ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से है। देखिए इसमें जीएसटी मैंने शामिल नहीं किया है। जीएसटी जो है मैं एक अलग वीडियो में जो देने वाले हूँ आपको, इसीलिए इसमें वैसे था भी नहीं, मैं अलग वीडियो आपको देने वाला हूँ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो बीमा क्षेत्र में। चलते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे गठित किया गया? तो उद्योग मंत्रालय ने जो इसका गठन किया था। आबिद हुसैन समिति गठित किया गया था। देखिए बात होती लघु उद्योगों की समस्याओं को निवारण के लिए। तारकोर समिति का संबंध किससे है? तो बताओगे पूर्ण पूंजी की लेखा संप्रतनीयता से है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे? तो शेयरों से है। रंगराजन समिति का भुगतान संतुलन के घाटों का नियंत्रण रखने के उपाय से है। चलते हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता? तो राजा चलैया को नियुक्त किया था कर सुधार का। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने के लिए संस्तुति की थी? राज्य समिति ने किया था। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन थी? तो बताओ चलैया समिति थी। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिति औद्योगिक क्षेत्र में क्रियाकलापों को संबंधित नहीं है? तो बताओगे वैद्यनाथन समिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कौन सा है? तो बताओ तिवारी समिति या गोस्वामी समिति है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित किससे है? तो वेणुगोपाल समिति से है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा? तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। चलैया समिति कौन सा? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार से संबंधित है। बीके चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित? तो तेल क्षेत्र। देखिए 2 से 3 बार आप वीडियो देख लेते तो आपको जरूर इसका जो है परमानेंट याद हो जाएगा। दीपक पारित कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? तो बताओगे अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए जो है उपाय का सुझाना। अब देखिए बात अवसंरचना के विकास नरसिम्हन समिति किससे? तो बैंक सुधार से। अब विविध आप देख लेते हैं। चलते हैं विविध। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। एशियन टाइगर किसे कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया और ताइवान को कहा जाता है। चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। चलते हैं। भारत के समतल प्रदेश स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उस गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो उस गांव के 1000 होनी चाहिए। वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाया जाएगा। चलते हैं। भारत में शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? राजीव गांधी आवास योजना शुरू की गई थी। नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना? मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया था। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कौन सा? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है पूरे भारत में लागू है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा योजना किससे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने समर्थन किया था, अपनाने की सलाह दिया था। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश ने चलाया था। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? तो 1867 में। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना? 500 कर दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने जो है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। सबसे पहले किस राज्य में बैट लागू हुआ था? तो हरियाणा में सबसे पहले बैट लागू हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ट्रिप्स और ट्रिम किससे संबंधित? WTO से संबंधित है। मोड बैट क्या है? मूल वर्धित कर कहलाता है। आधार 1 क्या है? भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए हेतु जो है आधार। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1948 में लागू हुआ था। एक मार्क पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। एक मार्क। तो प्यारे साथियों
अर्थशास्त्र का श्रृंखला यहीं प्रारंभ होता है। नेक्स्ट जो है सामान्य विज्ञान आप पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैंने क्या शामिल करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप सबके लिए जो संविधान का पूरा इसके करवा देता हूँ, वो लगभग 2.5 से 3 घंटे की वीडियो होगी, सब कुछ उसमें शामिल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।